दिन दोस्तों, मैं उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन है। जैसे अभी आप लोगों को पता है, अभी एक हाईलाइटेड मुद्दा रहा भाई, हाईलाइटेड मुद्दा रहा। पिछले 3-4 दिन पहले बातचीत हुई थी भाई कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों है? तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों का कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये चर्चा में क्यों है। कौन से नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं भाई हम? काजीरंगा। काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये चर्चा में है भाई, चर्चा में है। क्यों क्यों काजीरंगा चर्चा में क्यों है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान आपका ये चर्चा में है और क्यों है, इसके ऊपर बात है। सब देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आपका? असम के अंदर है। चर्चा में क्यों, ये तो मैं बात कर ही लूंगा। कहां पर भाई काजीरंगा आपका? असम के अंदर है। असम तेजपुर के आसपास भाई, तेजपुर कह सकते हैं हम। देखिए असम में है काजीरंगा। और साथ ही बड़ा शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेशन में क्वेश्चन आता है कई बार कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका ये जो है प्रसिद्ध है। इसके लिए एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले जो गैंडा होता है उसके लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध है भाई। अब चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों देखिए, अब एक रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट जारी करी है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जितना ये कार्बन अवशोषित करता है, जितना ये कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं ज्यादा ये कार्बन छोड़ रहा है। एक जलवायु को लेकर के यहाँ पर इन्होंने बात करी है, एक वातावरण को लेकर के बात करी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्या सर्वेक्षण किया गया और वहां पर एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहां कार्बन का उत्सर्जन अवशोषण से ज्यादा होता है, यानी कि अवशोषित करती है उससे ज्यादा ये क्या कर रहा है? बाहर भेज रहा है कार्बन को। कारण उसके पीछे कारण क्या है कि वहां पर जो आपकी पर्णपाती जो मिट्टी है, पर्णपाती एक मिट्टी, विशेष प्रकार की मिट्टी, अनूठी मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं। और वो क्या है कि सांस जब वो लेते हैं तो वो क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाई जो ऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड उसको वो छोड़ रही है। चलिए, किसके कारण हो रहा है? मिट्टी के कारण हो रहा है। और साथ ही अलग अलग बात करेंगे, अगर यह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, अगर तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है। तापमान बढ़ता है तो कार्बन का उत्सर्जन क्या होता है? ज्यादा होता है। ये भी बात यहां पर कही गई है। तो चलिए बात करें तेजपुर, असम के जो तेजपुर विश्वविद्यालय है, तेजपुर जो विश्वविद्यालय है उसने, और पुणे भारतीय उष्ण कटिबंधीय जो मौसम विज्ञान आपका दूसरा कौन है भाई? पुणे वाला जो आपका कौन है? पुणे वाला भारतीय उष्ण कटिबंधीय। कौन सा भी आपका? उष्ण कटिबंधीय जो आपका मौसम विज्ञान संस्थान है, मौसम विज्ञान संस्थान। सीधा पूछेगा क्वेश्चन कि उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का आपकी पूना के अंदर भाई मौसम विज्ञान संस्थान इन्होंने ये रिपोर्ट दी है। क्या रिपोर्ट दी इन्होंने? इस रिपोर्ट में ये बात दी कि कार्बन अवशोषित कर उससे अधिक कार्बन जारी करता है। तो अधिक कार्बन जारी करता है, अवशोषण से अधिक कार्बन क्या करता है? ये छोड़ता है। जो कार्बन है आपका ये क्या करता है? छोड़ता है। ये बात यहां पर कही गई है। ठीक है, हमने बात करी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम के अंदर है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही ये अभी चर्चा में क्यों है? तो अभी ये रिपोर्ट जब आई है आपकी, तो इस रिपोर्ट को लेकर के ये बात हो रही है। ठीक है, यह शोध कब किया गया? रिपोर्ट कब दी काजीरंगा को लेकर के? तो 9 फेब 2022 को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। कहां पर हुई है? बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया तो किसमें? एक पत्रिका है, उस पत्रिका में इस रिपोर्ट को क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। पत्रिका नाम है एग्रीकल्चर है, जो आपका एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट मेट्रोलॉजी जो ये पत्रिका है, इस पत्रिका के अंदर क्या किया गया है? इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। आपसे सीधा पूछेगा कि कार्बन को लेकर के काजीरंगा के ऊपर जो रिपोर्ट जारी करी थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित थी? तो एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट जो आपका मेट्रोलॉजी है, ये इसके अंदर इसको रिपोर्ट को क्या किया गया था? जारी किया गया था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, गर्मी होगी तो क्या होगा? ये कार्बन और ज्यादा बढ़ेगा। गर्म होने पर क्या होगा? कार्बन का उत्सर्जन है
क्या होगा, कार्बन का उत्सर्जन और बढ़ेगा। कारण क्या है इसका भाई, गर्मी प्लस बरसात, जो बरसात का कम होना भी ये बात यहां पर करती है भाई। जंगल के अंदर मिट्टी किस प्रकार की, तो पर्णपाती जो क्या है, पर्णपाती यहाँ की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में बैक्टीरिया की संख्या क्या भाई, मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है, और वो सांस के द्वारा क्या करते हैं, कार्बन को अधिक यहाँ पर छोड़ते हैं। ठीक है भाई, तो हाँ मिट्टी पूछे तो पर्णपाती है, और इस मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया की संख्या क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है, जो सांस लेते समय क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये आप लोगों जानते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हमने बात करी, देखिए हाँ यहाँ साथ ही मौसम शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए 2015 में यहाँ क्या किया था भाई, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मौसम विज्ञान टावर लगाया था। मौसम जो विज्ञान जो टावर है वो यहाँ पर लगाया था, कब, 2015 के अंदर मौसम विज्ञान टावर की यहाँ पर क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। एक बार फिर बताता हूँ, देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और उज्जवल परिवार की तरफ से देखिए भाई आप लोगों के बीच में ये हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छा बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में दिया जाए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका नेशनल पार्क है, इसकी असम में तेजपुर जो विश्वविद्यालय, साथ में पूना भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है, इन दोनों ने मिलकर के क्या करा, एक शोध जारी किया। कब किया, उस शोध की रिपोर्ट 9 फरवरी 2022 को एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो मेट्रोलॉजी उसके अंदर जारी की गई। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा उत्सर्जित कर रहा है, जितना ही अवशोषण कर रहा है उतना ज्यादा कर रहा है। कारण इसके पीछे ये बताया कि बारिश का कम होना, तापमान का बढ़ना, साथ ही हाँ एक बात और, यदि बादल छाते तो उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वनों के ऊपर जब तक उन्हें धूप नहीं मिलेगी, तो आप लोग जानते हैं इस चीज के बारे में, वो मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, बट इतना है कि बादल होने से क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, आपकी कम होना प्रारंभ हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो क्या होता है, इसके अंदर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन था। इसका अगला, साथ ही हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने एक वन ओशियन समिट को संबोधित किया। सीधा पूछेंगे किस समिट को, आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 2, पीएम द्वारा, किसके द्वारा भाई, पीएम मोदी द्वारा हाल ही में रेडियो के द्वारा, सीधा कह सकते हैं हाल ही में किस सम्मेलन को संबोधन किया, किस सम्मेलन को संबोधन किया। अच्छा क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ये भी अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई, ये भी कारण इसके पीछे किसका संबोधन किया है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूं, एक बार डायरेक्ट आंसर की बात करूं, तो जो आपका ये संबोधन हुआ है ये समुद्र को लेकर के हुआ है। एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा आपके दिमाग में बात आ जाएगी। समुद्र का संरक्षण करने के लिए, उनके जीवों की रक्षण के लिए, समुद्र के रक्षण करने के लिए यहाँ पर इस सम्मेलन को हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी, और भी राष्ट्र हैं जैसे आपके अमेरिका वगैरह हैं, इन्होंने भी इसका संबोधन किया है। साथ ही बात करें, इसका जो पहला शिखर सम्मेलन था 2017 के अंदर हुआ था, और अब समुद्र को लेकर के इन्होंने एक जो आपका कह सकते हैं कि 10 साल का जो समय पीरियड रखा, टाइम पीरियड जो रखा है, वो समुद्र का 2021 से लेकर के 30 तक का इन्होंने 10 साल समुद्र के संरक्षण के लिए भी यहाँ पर बात हुई है। तो चलिए उसके ऊपर हम यहाँ पर जो क्वेश्चन फॉर्मेट में बात करेंगे। देखिए वन ओशियन समिट, क्या आपका किसको संबोधन किया है, वन ओशियन जो समिट है, समिट को क्या किया है, संबोधन किया है। पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, किसको संबोधन किया, वन ओशियन समिट को संबोधन किया है। वन ओशन समिट कह सकते हैं इसको, वन ओशन समिट का क्या किया भाई, यहाँ पर संबोधन किया है। ठीक है, और इसका संबोधन और किस ने किया है, तो यूके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम जो संबोधन, और किन जर्मनी है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी ने भी किया भाई, जर्मनी, साथ ही जापान ने भी इसको संबोधन किया है। जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया ने भी इसका संबोधन किया। किसने किया, दक्षिण कोरिया ने भी इसका संबोधन किया। कनाडा ने भी इसका क्या किया, कनाडा ने भी इसका संबोधन किया। ठीक है, साथ ही हम बात करें, देखिए इसका जो सम्मेलन की बात है, तो इसमें क्या पीएम मोदी ने दोपहर 2:30 पर, दोपहर पीएम मोदी ने 2:30 पर इसे शिखर सम्मेलन को संबोधन किया। 2:30 पर इसे सम्मेलन को क्या किया, इसे संबोधन किया। ये जो अपने विचार रखे हैं
इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, इस सम्मेलन का उद्देश्य है महासागर और समुद्री संस्थानों का संरक्षण, महासागरों का और समुद्री संसाधनों का, और समुद्री जो संसाधन है समुद्री संसाधनों का क्या करना? उपयोग, समुद्री संसाधनों संरक्षण और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, यानी कि लगातार उपयोग करना भी इसका उद्देश्य रहा है। देखिए सीधी सी बात करें, वन ओशन समिट जो है ये अभी चर्चा में है। चर्चा में क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इसका क्या किया है? संबोधन किया है, इसलिए चर्चा में है। किस वीडियो संदेश के माध्यम से कब किया है? 11 फेब को। अच्छा क्वेश्चन है आपका, कब? 11 फेब को 2022 को किसके द्वारा किया भाई? वीडियो संदेश, वीडियो जो आपका संदेश है, वीडियो संदेश के माध्यम से, वीडियो संदेश के माध्यम से इसका क्या किया है? संरक्षण को, इसको सम्मेलन को क्या किया है? इस समिट को क्या किया है? संबोधन किया। कितने बजे? 2:30 बजे संबोधन इसका किया था भाई, ठीक है। ओके, साथ ही बात करें इसका आयोजन किसने किया था? आयोजन की अगर हम बात करते हैं, आयोजन अगर हम लेते हैं तो जो इसका जो आयोजन है ये संयुक्त राष्ट्र आपका भाई। साथ ही हम बात करें के सहयोग से फ्रांस द्वारा 9 फेब से लेकर के, और ये 11 फेब 2022 9, 10, 11 3 दिन किसने भी? फ्रांस। किसके सहयोग से? संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से फ्रांस ने 9 फरवरी 11 से लेकर के 11 फरवरी 2022 तक इसका क्या किया है? यहां पर आयोजन किया था, ठीक है। ओके, इसके अंदर है क्या? देखिए हम यहां पर बात करते हैं तो उससे पहले ये ले लेते हैं कि पहली बार कब? तो पहली बार जब हुआ था तो पहली बार आपका ये जून 2017 में भी, जून 2017 में इस सम्मेलन का क्या किया? इसको आयोजित किया गया था, ठीक है भाई। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। साथ ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि महासागर विज्ञान वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। सीधा सा पूछ लेगा कि किस दशक को जो महासागर विज्ञान दशक की संज्ञा दी गई है या उसके नाम से जाना गया है? तो ध्यान रखना, महासागर जो आपका दशक है, महासागर दशक भाई, दशक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका रहेगा भाई 2021 से 2030 तक महासागर दशक रहने वाला है। साथ ही हम बात करें ये जो शिखर सम्मेलन, महासागर दशक का पहला शिखर सम्मेलन, महासागर विज्ञान दशक का पहला शिखर सम्मेलन है, ये ध्यान रखेंगे। और वैसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो 17 को, कब भाई? 2017 को आपका पहला हुआ था। पहली बार कब हुआ था? 2017 में। चलिए हमने यहाँ पर बात करी किसको? आपके अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा अभी आपका, चर्चा में क्या रहे? चर्चा में आपके मोदी साहब रहे हैं, जिन्होंने वीडियो संदेश के द्वारा ओशन जो आपका समिट है उसको संबोधित किया। इन्होंने कब? 11 फरवरी को 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने संबोधन किया। साथ ही हम बात करें तो कनाडा ने संबोधन किया, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया ने इसको संबोधन किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो समुद्र का संरक्षण करना और समुद्र से जो भी चीजें पैदा होती हैं उनको लगातार सतत बनाए रखना। साथ ही विज्ञान दिवस के हमने महासागर विज्ञान दशक की हमने बात करी, तो महासागर विज्ञान जो दशक है आपका ये 21 से लेकर के 30 तक, और ये पहला सम्मेलन था जो इसके दौरान रहेगा भाई, ठीक है, हुआ है। चलिए इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, अगर आपने इसकी लेनी है भाई स्क्रीनशॉट वगैरह तो आप ले लिया होगा टाइम से। इसका ये आपका साइड वाला जो क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, उज्जवल परिवार हमेशा आप लोगों के साथ है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को डिलीवर किया जाए या दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के बीच में। क्लास को स्किप नहीं करेंगे, क्लास को कोशिश करेंगे बढ़ाने की भी। इसका लेवल जो है थोड़ा सा कम चल रहा है, तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट, बार बार यही विनती रहती है कि आप क्लास को थोड़ा सा क्या करें, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें तो उन्हें बेनिफिट हो जाएगा। हो सकता है आपकी सलाह किसी के लिए अमृत का काम कर जाए, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आपका, डीजल को अक्षय रिप्लेस कृषि में
चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, क्वेश्चन नंबर 3, सरकार द्वारा, तो क्या है, सरकार द्वारा डीजल को अक्षय ऊर्जा, डीजल को अक्षय ऊर्जा से रिप्लेस करने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा से रिप्लेस करने का केंद्र सरकार का लक्ष्य करने का लक्ष्य रखा है या करेगी, कब तक भाई रखा है या ये लक्ष्य क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा, साथ ही हम बात करेंगे कृषि डीजल। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, डीजल को यानी कि डीजल से जो चीजें होती हैं, यानी कि जैसे हम पंप सेट चलाते हैं डीजल से चलाते हैं, सिंचाई का जो माध्यम है हमारा डीजल है, डीजल के द्वारा होता है भाई, जैसे ट्रैक्टर के अंदर भी डीजल आता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कृषि के अंदर क्या होती है, इस डीजल से काम होता है। अब इस डीजल ऊर्जा को चेंज करके अक्षय ऊर्जा में कह सकते हैं हम यहाँ पर, यानी कि ऐसे ईंधनों को अवॉइड करना, जो जीवाश्म ईंधन है उनको क्या करना, अवॉइड करना, ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। ठीक है, दूसरी बात, जलवायु में हमारा सहयोग मिले और 2070 तक हम कार्बन मुक्त भारत बनाएं, उस उद्देश्य के लिए यहाँ पर ये कदम उठाया गया है। अक्षय ऊर्जा जिसमें सौर ऊर्जा रहेगी, आपकी सौर ऊर्जा का यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। कृषि के अंदर आपके सोलर पंप सेट लगाए जाएंगे और जो बंजर जो भूमि है, बंजर भूमि पर किसानों को क्या लगा करके, जो आपके सोलर पैनल लगा करके बिजली पैदा करी जाएगी और उस बिजली पैदा करके किसान बेचेगा और उससे पैसा कमाएगा। किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है भाई। ठीक है, और सरकार ने लक्ष्य रख लिया है कि डीजल को अक्षय ऊर्जा से रिप्लेस करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो ये है कि किससे करेंगे, तो अक्षय ऊर्जा से रिप्लेस करेंगे। और केंद्र सरकार ने लक्ष्य क्या रखा, तो ये आपका सेंटर जो गवर्नमेंट है उसका लक्ष्य है 2024 तक ऐसा करने का इन्होंने लक्ष्य रखा। ठीक है, क्या होगा भाई इसके अंदर, गैर जीवाश्म, देखिए 2000 पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, 2030 तक का जो लक्ष्य है वो क्या रखा है इन्होंने, कि गैर जीवाश्म, यानी कि ऐसे ईंधन जो मैं अभी बोल ही रहा था, गैर जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन जिसमें आपका पेट्रोल डीजल सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने, गैर जीवाश्म जो ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाए, जीवाश्म में आता है वो। ठीक है, गैर जो जीवाश्म ईंधन है इसकी हिस्सेदारी बढ़ाना, बढ़ाना और 2070 तक, दूसरा पॉइंट क्या है, 2070 तक का लक्ष्य क्या है, जो भारत ने रखा है, क्या, कार्बन मुक्त उत्सर्जन, मतलब शून्य, जो कार्बन मुक्त कह सकते हो, कार्बन शून्य उत्सर्जन बनने की सरकार की जो मतलब 2070 तक जो इन्होंने लक्ष्य रखा, उसके अंदर ये आपका काम देगा। ठीक है भाई, ओके। इसी के साथ पीएम साहब ने एक योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। वो जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी किसके अंदर, जो अभी हमने बात करी थी, डिस्कशन किया था, वो इसके अंदर होने वाले हैं। तो कौन सी योजना आपकी भाई, पीएम कुसुम योजना, पीएम आपकी कुसुम योजना है। कुसुम योजना कौन सी योजना है, पीएम कुसुम योजना। इसमें क्या होगा, कृषि सौर ऊर्जा को चलाने के लिए योजना चला रही है। इसके तहत केंद्र सरकार क्या करे, कृषि को सौर ऊर्जा से, यानी कि इसका लक्ष्य ये क्या कर रही है, जो कृषि आपकी, कृषि को क्या कर रही है भाई, कृषि को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए क्या करेगी, योजना ला रही है। ठीक है, और पंप सेट जो आपके हैं, जो सोलर पंप सेट हैं, वो पूछ ले आप लोगों से किस योजना के तहत लग रहे हैं, उनसे जो सोलर पंप सेट आपके कुसुम योजना के तहत ही लगाए जा रहे हैं, जिस पर सब्सिडी आप लोगों को बहुत ज्यादा सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, ओके। चलिए भाई अगली बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर है, तो इसकी घोषणा, पीएम जो कुसुम योजना की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पीएम कुसुम जो कुसुम योजना है, इस योजना का उद्घाटन, इसकी प्रस्ताव की बात करें, देखिए घोषणा ले लो पहले। इसकी जो घोषणा है कब हुई आपकी, 2018 में। सॉरी माफी चाहूंगा। चलिए, पीएम कुसुम योजना जो आपकी कब हुई, 2018 के अंदर इसकी घोषणा हुई है। और साथ ही हम यहाँ पर बात करें घोषणा, और जो इसकी मंजूरी कब दी गई थी, मंजूरी की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी मंजूरी की अगर हम बात करें, तो देखिए मंजूरी जो है आपकी, मंजूरी कब दी गई है, मंजूरी जो है इसकी ये 2019 में, यानी कि 2019 में से मंजूर किया गया। इस कुसुम योजना को लाया कब गया, 2018 में। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे, देखिए इस योजना के तहत किसान क्या करेंगे, इस योजना में क्या क्या है, जो किसान करने वाले हैं, बंजर भूमि पर
बंजर जो भूमि है, बंजर भूमि पर क्या लगाएंगे, आपके सोलर पैनल लगाएंगे, सोलर लगाएंगे और बिजली पैदा करेंगे। क्या करेंगे भाई, बिजली पैदा करेंगे और उसको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है बिजली को ग्रिड बेचने का विकल्प दिया है। बिजली को ग्रिड को बेचने के लिए, बिजली को क्या करेंगे, ग्रिड को बेचने के लिए, ग्रिड यानी कि गवर्नमेंट ही खरीदेगी भी, को बेचने के लिए, को बेचने का क्या दिया है, विकल्प दिया है। और 2022 तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इस प्रकार की जो बिजली है 2022 तक का जो लक्ष्य था वो था 30.08 गीगावाट जो बिजली है वो इस प्रकार से, यानी कि किसानों की जो बंजर भूमि है उससे पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि जो बंजर भूमि है जहां से फसल पैदा नहीं होती है वहां पर आपके सोलर पैनल लगा करके किसानों की, इससे क्या होगा, किसानों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार होगा। और इसके 3 घटक हैं, इस जो पीएम कुसुम योजना है इसमें क्या भी आपका 3 घटक इसके अंदर शामिल है। सीधी सी बात करिए, देखिए अक्षय ऊर्जा को किससे रिप्लेस किया जाएगा, डीजल को अक्षय ऊर्जा से रिप्लेस किया जाएगा। सीधी सी बात करें, सोलर पंप लगाए जाएंगे, कुसुम योजना कहता है सोलर पंप है। साथ ही यहाँ पर क्या आपका कह सकते हैं हम, बंजर जो भूमि है वो सारी के सारी इसी के अंदर है। यानी कि किसानों को भी मजबूत किया जाएगा, कार्बन उत्सर्जन में भी यानी क्या मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन से भी छुटकारा मिलेगा। और जहां पर हम 2070 में जो हमने लक्ष्य रखा है उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। 30 तक का जीवाश्म ईंधन, यहाँ पर क्या गैर जीवाश्म ईंधन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों का, एक बार इसको नोट करेंगे भाई। अभी हाल ही में देखिए, अभी हाल ही में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका अभी हाल ही में चर्चा में रहे आपका। तो चर्चा में क्या है, न्यूज और हिलोसौरम प्रोजेक्ट चर्चा में है भाई, चर्चा में है। ये जो आपके चर्चा में है, हिलोसौरम चर्चा में है। इन्हें, इनका जो संबंध है किससे है, किससे है, या इन्हें कौन लॉन्च करेगा। देखिए न्यूज और हिलोसौरम प्रोजेक्ट चर्चा में है और इनका संबंध किससे है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। ठीक है, पूछेगा, या ये चर्चा में है तो इसे, ये जो प्रोजेक्ट का संबंध किससे, अगर ऐसा पूछा है, या ये प्रोजेक्ट लॉन्च कौन कर रहा है ऐसा पूछा है, तो नासा भाई, कौन है, नासा का प्रोजेक्ट है भाई। किसका, ये नासा का प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखेंगे आपका, किसका प्रोजेक्ट है, नासा का। अब देखो नासा का प्रोजेक्ट है तो आप इस चीज को समझेंगे, और इसका सीधा सा संबंध अगर नासा ऊपर, अगर संस्थान पूछे तो नासा, और वैसे पूछे तो सूर्य के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा छोड़े गए मिशन या प्रोजेक्ट है। नासा के मिशन या प्रोजेक्ट आप लोग ये कह सकते हो। तो इसका संबंध, नासा अगर संस्थान की बात करता है तो किस संस्थान के हैं ये, तो नासा के हैं। साथ ही बात करें किससे, अंतरिक्ष से संबंधित है। साथ ही बात करें किससे, सूर्य से, यानी कि सूर्य, विशेष तौर पर सूर्य के अध्ययन के लिए क्या किया जा रहा है, ये मिशन लॉन्च हो रहे हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए अब मूसा और हिलोसौरम प्रोजेक्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं। कारण क्या, कब किया है इनका, देखिए चयन कब किया है, 2 विज्ञान मिशन आपके, सीधा सा बात करें ये दोनों के आपके विज्ञान मिशन है, विज्ञान मिशन है किसके, नासा के, ये बात यहाँ पर हो चुकी। साथ ही कब, 10 फरवरी को, 10 फरवरी 2022 नासा ने सूर्य की गतिशीलता, किसके लिए भी, देखो जो सूर्य की गतिशीलता है, सूर्य के आसपास का जो कोरोना का जो तापमान है उसको लेकर के, प्राबैंगनी किरणें क्यों निकलती हैं उसको लेकर के, ऑल ओवर अगर हम बात करें सूर्य के आसपास जो विस्फोट होते हैं उन विस्फोटों को अध्ययन करने के लिए यहाँ पर इन दोनों विज्ञान मिशनों का लॉन्च करेगा कौन, नासा करेगा, और इनका चयन किया गया है सूर्य से। देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अगर हम बात करें तो सूर्य से पृथ्वी कनेक्शन पर हमारी, पृथ्वी किस पर भाई, पृथ्वी कनेक्शन पर हमारी जो अब तक जानकारी है, हमारी जो समझ है, समझ को बढ़ावा देना, बढ़ाना, जो समझ है या जानकारी है, इस जानकारी को क्या करना, डेवलप करना, हम कह सकते हैं
ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मुस्क और हेलियोसोरम जो प्रोजेक्ट है चर्चा में है, इनका संबंध कहां से है? नासा से है। नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए जो आपके वैज्ञानिक मिशन है, इनको लॉन्च कब 10 फरवरी 2022 को इसके ऊपर इन्होंने बात करी। एक बार मैं इस जो आपका लेफ्ट साइड का इसको एक बार रफ कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि सूरज के प्रति जो हमारी समझ है, उस समझ को बढ़ाने के लिए ये आपका यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले तो जो म्यूज मिशन है, जो आपका म्यूज बोलेगा, सॉरी माफी चाहूंगा, जो म्यूज मिशन है, म्यूज जो मिशन है आपका, म्यूज मिशन क्या करेगा? दोनों चीजें देखेंगे। एक आपका क्या होगा म्यूज मिशन, तो म्यूज मिशन में क्या है? वैज्ञानिक को सूर्य के कोरोना ताप, कौन सा भाई? जो सूर्य का कौन सा ताप है? कोरोना जो ताप है, ताप की शक्तियों को समझने में मदद करेगा। ये क्या इसका जो मिशन का काम भाई, इसका मिशन का काम क्या है? जो सूर्य के कोरोना तापमान को समझने में क्या करेगा? मदद करेगा। जो तापमान उसके बारे में बात करेगा। साथ ही जो बाहरी विस्फोट हैं, बाहरी विस्फोटों को लेकर के भी ये जानकारी हमारे को बाहरी विस्फोटों की जानकारी प्रदान करेगा, जानकारी कलेक्ट करेगा, ठीक है भाई। और साथ ही पराबैंगनी, अत्यधिक पराबैंगनी, और तीसरा जो पॉइंट है पराबैंगनी जो किरणें हैं, पराबैंगनी जो किरणों के बारे में बात करेगा, ठीक है। उसके साथ ही आपका जो हेलियोस्फोरम जो मिशन है आपका, इससे क्या होगा? इससे यह सबसे पहले तो यह मिशन जो क्या, नो अंतरिक्ष जो यान है उनका झुंड है। यानी कि इसके अंदर कितने होंगे? 9 अंतरिक्ष यान है। ये पूछ लेगा कि हेलोवेयर्स में कितने अंतरिक्ष यान होने हैं आपके, तो 9 अंतरिक्ष यान यहाँ पर होने हैं, उनका झुंड है। और इससे हमें क्या मिलेगा? चुंबकीय क्षेत्र के उतार चढ़ाव, सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय जो क्षेत्र है उसके उतार चढ़ाव के बारे में हमारे को यहाँ से ये हमारे को जानकारी प्रदान करेगा, ठीक है। सौर पवन के बारे में जानकारी देगा। और किसके बारे में? सौर पवन के बारे में भी हमारे को ये जानकारी प्रदान करेगा। सौर पवन के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे को यहाँ से मिलने वाली है। सीधी सी बात करें, जो आपका म्यूज और जो आपका म्यूज साथ में हेलियोस्फोरम जो आपका प्रोजेक्ट के चर्चा में रहे हैं, इसका संबंध किससे रहा? तो सीधी बात करें, अगर संस्थान की बात करें तो नासा से, और वैसे बात करें तो अंतरिक्ष से। तीसरी बात करें तो सूर्य के ऊपर ये दोनों जो प्रोजेक्ट रहेंगे आपके, विज्ञान जो मिशन है सूरज के अध्ययन की समझदारी को बढ़ाने का इसका उद्देश्य रहा है। और ये नासा का संबंध कहां से है आप लोग जानते हैं, ठीक है। कहां से है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। सौर पवन के अलग अलग बात करिए। देखिए म्यूज मिशन क्या करेगा? सूर्य कोरोना ताप के बारे में, बाहरी विस्फोट के बारे में, पराबैंगनी किरणों के बारे में। हेलियोस्फोरम क्या करेगा? आपका जो आपके अंतरिक्षों का झुंड है, 9 अंतरिक्ष यानों का झुंड है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेगा। साथ ही पवन शोर के बारे में भी बात करेगा भैया, ठीक है। देखिए साथ ही साथ आपका रिवीजन भी करा रहा हूँ, सारी चीजें आपके बीच में, आप क्लास को स्किप नहीं करेंगे। अच्छा बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, उज्ज्वल परिवार आप लोगों के हमेशा साथ है भाई, और ये साथ बना रहेगा आप लोगों के साथ जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। हाँ थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू होता है भाई, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, 1-2 क्लासों में पीछे टेक्निकल इशू हुआ है, तो मैं उन क्लासों को बताना दोबारा से आप लोगों के बीच में क्लास यू की एज इट इज आपको दोबारा से क्लास डिलीवर कर दी जाएंगी। साथ ही अभी कोशिश रहेगी कि एक पूरी मैराथन क्लास पूरे मंथ की आप लोगों के बीच में बहुत जल्द पहुंचने वाली है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। उज्ज्वल परिवार कोशिश कर रहा है भाई आपको दे दी जाएगी वो क्लास भी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कोआला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, मेरे ख्याल में भूल जाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर, मोटी बीमारी भी है ना। कोआला अभी चर्चा में रहा है, कोआला चर्चा में है क्यों?
चर्चा में है क्यों नहीं, इसका संबंध कहां से है, चर्चा में है, इसका संबंध कहां से है, कहां से है। क्लास के साथ म्यूजिक की आवाज भी आ रही होगी ना, बाहर डीजे बज रहा है, बहुत जल्द इसके ऊपर भी बात करेंगे भाई, है ना। जो ज्यादा ध्वनि होती है वो किस प्रकार से शरीर को प्रभावित करती है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए यहाँ पर बात हो रही है आपकी कोआला, कोआला चर्चा में आ गई, कोआला चर्चा में है, इसका संबंध किससे है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर संबंध की बात करें तो मैं पहले एक बार बता दूं, इसका जो संबंध है ऑस्ट्रेलिया से रहा है, और ये एक जानवर है आपका, शाकाहारी जानवर है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये लुप्त प्राय होने वाला है, और जब ये लुप्त हो रहा है तो जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है उसने इसको विशेष संरक्षण दिया है, विशेष संरक्षण दिया है। अब ये लुप्त क्यों हो रहा है, लुप्त इसलिए हो रहा है क्योंकि आगजनी हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हमने बात करी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर लंबे समय से जो आग लगी थी उसको लेकर के, और उसमें बहुत सारे हजारों कोआला उसके अंदर जल करके भस्म हो गए थे, और ये लुप्त प्राय बिल्कुल इसको घोषित कर दिया गया है। पहले ही इसे कमजोर श्रेणी में रखा था, पहले ही इसे किस में रखा था, कमजोर श्रेणी में। तो इसके संबंध की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से, भाई ऑस्ट्रेलिया से इसका क्या है, संबंध है। ऑस्ट्रेलिया से संबंध क्या है, क्या आपका ये, यह एक शाकाहारी, शाकाहारी आपका क्या है, शाकाहारी जीव है भाई, जानवर, शाकाहारी जानवर है। कैसा जानवर आपका ये, शाकाहारी जानवर है, और लुप्त प्राय प्रजाति है भाई, क्या आपकी लुप्त प्राय, यानी कि अब क्या होने वाले, लुप्त होने वाले लुप्त प्राय प्रजाति जानवरों की प्रजाति जो है आपकी कैसी है, ये लुप्त प्राय प्रजाति है। और हम अगर बात करें तो देखिए कहां पर भाई, 10 साल पहले, 10 ईयर पहले इसे क्या किया, 10 वर्ष पहले से कमजोर श्रेणी में किसमें रखा गया था, कमजोर, आपका क्या है, कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया था, कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया था, यानी कि श्रेणी जो थी आपकी क्या थी, कमजोर श्रेणी में इसको रखा गया था। ऑस्ट्रेलिया का है, जानवर है, शाकाहारी है, ठीक है, लुप्त प्राय प्रजाति है, 10 साल पहले से कमजोर, यानी कि पहले बता दिया गया था कि भाई ये गुम हो सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि इसका किस परिवार से संबंध रहा है, और ये अंतिम बचा है, उस परिवार का अंतिम प्रतिनिधि बचा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भाई आप लोगों का, कौन से परिवार का अंतिम जो बचा है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इसकी अब हाल में क्या है, इस प्रजाति की सुरक्षा बढ़ाई है, क्या किया भाई, सुरक्षा बढ़ाई गई है इस प्रजाति की। ये क्यों बढ़ाई गई, ये आपके सामने है। ओके, कहां पर पाया, कहां पर जाता है, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड के अंदर पाया जाता है। क्वींस, अगर मैं बात करूं स्थान की तो क्वींसलैंड आपका, साथ ही हम बात करें न्यू जो आपका साउथ वेल्स है, साउथ वेल्स के अंदर भी इसको ये पाया जाता है, साउथ वेल्स के अंदर पाया जाता है। तो इसकी सुरक्षा क्यों बढ़ाई है, अब विलुप्त क्यों रहा है, सूखे के कारण, सूखे के कारण भाई, कारण तापमान के कारण, कह सकते हो आग में जलने के कारण, आग में जलने के कारण भी, ठीक है। ओके, जब कब 2019 से 20 में, 2019 और 20 में ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, कहां पर लगी थी ये आग, कहां पर लगी थी, तो पूर्वी और दक्षिण राज्यों में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और जो दक्षिणी राज्य हैं वहां पर ये आग लगी थी, दक्षिणी राज्यों में आग लगी थी। और वहां पर कोआल जो आपके कोआला है, ये बहुत सारे कोआला क्या हुए, जल करके भस्म हुए। और साथ ही बात करें कोआला जो है आपका ये शाकाहारी है, साथ में मूल रूप से, कैसे भी, मूल रूप से ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का कहां से मूल रूप, अगर इसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का है। परिवार की बात करी थी मैंने, किस परिवार से, तो फास्को, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फास्को लाकिड, जो फास्को लाकिड डे, फास्को लाकिड डे परिवार से क्या भैया आपका, फास्को लाकिड डे परिवार का अंतिम प्रतिनिधि है। ये परिवार का जो प्रजाति जीव है, परिवार का अंतिम प्रतिनिधि है, अंतिम क्या ये प्रतिनिधि है कह सकते हैं, या ये कहें कि अंतिम जाति बच गई इस परिवार से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछ ले जाएगा घुमा करके कि जो लाको है अभी लुप्त प्राय हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से इसका संबंध है, ये क्यों, ये किस परिवार से ये संबंध रखता है, किस परिवार का ये अंतिम प्रतिनिधि है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए।
4 से 15 केजी इसका क्या होता है भाई, वेट होता है। साथ ही इसकी बात करें लंबाई 60 से और 80 सेंटीमीटर क्या होती है, इस प्राणी की क्या होती है, लंबाई होती है। इसकी है ना बिना पूंछ वाला होता है, गोल गोल कान होती है, मूछें होती हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर मैं अभी बना के नहीं दिखा सकता आप लोगों को, बट इतना समझ लेंगे आप। कह सकते हैं कुत्ते की तरह कह सकते हैं, जब कान गोल है, ये एक अलग ही किस्म का प्राणी है जो कि लुप्त प्राय है। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। ये आप लोगों को क्वेश्चन के रूप में, इसकी जो नाक की आकार है, चम्मच के आकार की नाक है, मोटे बड़े बड़ा सिर है इसका, ये इसकी क्या है, पहचान गई। चलिए सिर कैसा है इसका, बड़ा है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है आपको पता है, बार बार न्यूज भी आ रही है भाई, ठीक है, और चर्चा चल रही है, भयंकर चर्चा चल रही है। चर्चा क्या चल रही है, यूक्रेन रूस को लेकर के चर्चा है। देखिए रूस और यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा समय चाहिए भाई, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता दूं भाई, यूक्रेन और रूस का तनाव हो रखा, आपस में युद्ध की स्थिति हो रखी है। यूक्रेन को ब्रिटेन और अमेरिका समर्थित कर रहे हैं, रूस अपना अलग से युद्ध अभ्यास वहां पर कर रहा है, और ये एक बड़ा विवाद है भाई, इसमें नाटो देशों का भी अहम रोल रहने वाला है। तो काफी कुछ है, बस इतना समझे कि अभी जो वहां पर एक युद्ध अभ्यास हुआ वो चर्चा में रहा है, किसके, यूक्रेन की सीमा के पास युद्ध अभ्यास हुआ है। तो यूक्रेन की सीमा के पास क्वेश्चन रहेगा, रूस द्वारा जो युद्ध अभ्यास किया गया, रूस द्वारा युद्ध अभ्यास हाल ही में जो चर्चा में है, किस देश की सीमा पर किया गया, किस देश की सीमा पर किया गया, और ये किसके मध्य हुआ, किस देश के मध्य में ये हुआ है। ये जो आपका युद्ध अभ्यास है सेना का, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, मेरे ख्याल में 7 है। तो जो ये है आपका युद्ध अभ्यास, रूस ने युद्ध अभ्यास किया, किसकी सीमा पर किया, यूक्रेन की सीमा पर किया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का आगे चल करके काम आएगा कि फरवरी में किन दो देशों के बीच में तनाव था और वहां पर युद्ध अभ्यास हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं भाई, देखिए रूस और बेलारूस, पहला क्वेश्चन की बात करें, देखिए रूस प्लस बेलारूस द्वारा, देखिए कोई दूसरा देश तो चाहिए भाई जब युद्ध अभ्यास हो रहा है। तो रूस और बेलारूस ने क्या किया, युद्ध अभ्यास किया है। क्या किया है, युद्ध अभ्यास किया है। अभ्यास, यहां पर क्वेश्चन दूंगा मैं तुम लोगों को, बहुत शानदार सा, दिमाग लगाएंगे, पूछेंगे, देखेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या दिया गया है, या दिया भी गया है या नहीं दिया गया है, व्यापक युद्ध अभ्यास है, कह सकते हैं व्यापक, बहुत बड़ा व्यापक, यानी कि अकुकमेंट है। 2000 किलोमीटर दूर से अकुकमेंट ला करके रसिया ने यहां पर अपने और कमांडोज को यहां पर उतारा है, जो सबसे बेहद खतरनाक कमांडोज हैं उनको यहां पर उतार करके यूक्रेन की सीमा पर क्या किया इसने, युद्ध अभ्यास किया। और युद्ध अभ्यास एक किस्म से कह सकते हैं कि वो यूक्रेन को अपनी ताकत दिखा रहा है कि मैं तेरे को खा जाऊंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, वो सारी चीजें। क्या विडंबना है भाई, इंसान ने इंसान को मारने के लिए क्या क्या नहीं बना लिया, किस किस प्रकार के इक्विपमेंट नहीं बना लिए। अरे मारने के और जिंदा रखने के लिए ये काम ऊपर वाले का था, उसी के ऊपर छोड़ दे तो बेटर है, लेकिन नहीं, यहां तो सब कुछ अपने हाथ में लेने के चक्कर में है। तो रूस और बेलारूस ने कब भाई युद्ध अभ्यास किया, आपका 10 फेब को भाई, 10 फेब को यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा पर, यूक्रेन की जो सीमा है तो यूक्रेन के साथ लगती है भाई, यूक्रेन के साथ जो सीमा है वो कहां पर, बेलारूसी जो सीमा, इसके साथ किसकी सीमा लगती है, तो बेलारूसी जो सीमा है, रूसी सीमा पर ये युद्ध अभ्यास किया। संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास था भाई, 10 दिन का अभ्यास है, 10 दिन तक ये आपका युद्ध अभ्यास चलेगा। पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट है वो सुनाई दे रही है, साथ ही लोग परेशान हैं, ठीक है, साथ ही लोग परेशान, और पूरे विश्व की नजर है भाई रूस के ऊपर, और बेलारूस जो आपका यूक्रेन है इसको लेकर के जो मुद्दा बना हुआ है इसके ऊपर भी भाई। इसके अंदर क्या 30,000, देखो एक बार ताकत देखो, 30,000 सैनिक, कौन से सैनिक, रूसी सैनिक इसके अंदर भाग ले रहे हैं, और सशस्त्र बल कौन से हैं, तो बेलारूस के भाई। इसके अंदर और क्या हो रखा भाई, रूस की एस, पूछ लेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, रूस की कौन सी मिसाइल, तो S-400 मिसाइल क्या कर रही है इसके अंदर, मिसाइल इसके अंदर हिस्सा ले रही है। यूक्रेन ने जवाब में, आप देखो यूक्रेन को डराने के लिए इनडायरेक्ट रूप से उसने अपनी ताकत दिखाई। बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर बेलारूस के साथ उसने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। कब, आपका 10 तारीख को युद्ध अभ्यास इसने स्टार्ट किया, 10 दिन का युद्ध अभ्यास है। सॉरी, इसी की एवज में अब पिटता मरता कोई ना कोई तो कुछ तो करेगा, चाहे गलती हो और चाहे नहीं हो। अगर आपकी गलती है फिर भी आप पिट रहे हैं तो कुछ तो करेंगे। और वही हुआ, यूक्रेन ने भी 10 दिन के युद्ध अभ्यास कर रहा है भाई। यूक्रेन भी कितने दिन का, 10 दिन का
आपका जो एक्सरसाइज है, जो सैनिक एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो साथ ही रूस काला सागर में मिसाइल के प्रशिक्षण की भी तैयारी कर रहा है। काला सागर में क्या कर रहा है? काला सागर में मिसाइल प्रशिक्षण की भी तैयारी कर रहा है। हालांकि रूस हमारा तो क्या है, दोस्त है। भारत का क्या है, सबसे बड़ा अगर मैं संबंधों की बात करूं, देखिए हम यहाँ से सेना के इक्विपमेंट वगैरह खरीदते हैं और रूस वैसे भी चर्चा में बना रहता है। रूस आपका एक ऐसा देश है जो यूरोपीय महाद्वीप में भी है और आपका एशिया महाद्वीप में भी है। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश माना जाता है। साथ ही बात अभी कोरोना काल की करें तो स्पुतनिक वी जो थी इनकी पहली, जो स्पुतनिक जो वी थी इनकी पहली कोरोना को लेकर के डोज थी, उस डोज की भी हम यहाँ पर बात कर चुके हैं भाई, ठीक है। चलिए, शानदार क्वेश्चन था आप लोगों का, ये भी आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं। ये अगला जो क्वेश्चन आता, ये भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का, चर्चा में रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने योग्य रहने योग्य क्वेश्चन में आपका भारतीय वैज्ञानिकों ने रहने योग्य घरों खोजने के लिए कौन सा एल्गोरिदम विकसित किया है? रहने योग्य ग्रहों की खोज में, ग्रहों की खोज में कौन सा एल्गोरिदम विकसित किया? एल्गोरिदम विकसित किया है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3-4-5 क्वेश्चन आपके अच्छे बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये, रहने योग्य घरों की खोज के लिए कौन सा एल्गोरिदम, तो एआई बेस्ड एल्गोरिदम इन्होंने यहां पर क्या किया, खोज किया। इसका आंसर ले लेते तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई बेस्ड एल्गोरिदम भाई कैसा है, एआई बेस्ड एल्गोरिदम विकसित किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिशियन, कह सकते हैं इसको, सीधी सी बात करेंगे कैसे, जो योग्य रहने योग्य ग्रह अगर हम बात करें तो उसके लिए यहां पर ये किया गया है। तो ज्ञात ग्रह आपके जिसमें कितने भाई 5000 से लेकर के 5000 ज्ञात ग्रह हैं, यानी कि अब तक दुनिया में कितने ग्रहों का पता लग चुका है, 5000 ज्ञात ग्रह हैं। साथ ही हम बात करें जो आपके 5000 के अलावा भी हैं भी आपके कितने ग्रह, 8000, 5000 की तो क्या हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है भाई, कितने ग्रह हैं पुष्टि हो चुकी है। साथ ही छोटे बड़े सारे वही सारी चीजें यहाँ पे 8000 उम्मीदवार हैं भाई, उम्मीदवार हैं जिन्हें मतलब अभी, और खास करके पृथ्वी के आसपास ग्रहों के बारे में यहाँ पर बातचीत होगी। तो अब रहने योग्य ग्रह कितने इसके अंदर, तो विश्व के अंदर जो माना गया है संभावित जो रहने योग्य ग्रह हैं उनकी बात अगर हम करें तो ये आपके मात्र केवल 60 जो ग्रह हैं आपके कैसे माने गए हैं, 60 ग्रह जो आपके ये ग्रहों में 60 संभावित रहने योग्य केवल 60 रहने योग्य हो सकता है यहाँ पर संभावना हो। संभावित जो ग्रह हैं वो कितने भाई, 60 ग्रह संभावित यहाँ पर माने गए हैं। इसके अंदर देखिए छोटे बड़े सब प्रकार के जो आपके तारे हैं वो यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। 5000 जो ग्रह छोटे छोटे उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिल चुकी है। अब ये अलग बात है कि हम हमारे जो पौराणिक ग्रहों के हिसाब से हम 9 ग्रह मानते हैं और अभी वर्तमान में 8 ग्रह यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है भाई, 8 ग्रहों की हम यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन अब तक जो सौरमंडल जो आपका अंतरिक्ष है कह सकते हैं, जो सौरमंडल के अंदर अब तक जो आपका पूरा जो अंतरिक्ष के अंदर खोज जो हो चुकी है इनकी हो चुकी है। 8000 आपके क्या है संभावित हैं, इसके अंदर 60 ग्रहों को क्या माना है, रहने योग्य
ह्यूमिड है। और पृथ्वी एक विसंगति है, देखिए पृथ्वी एकमात्र रहने योग्य ग्रह है। अब तक पृथ्वी ही सिर्फ एक रहने योग्य, विसंगति है, विसंगति क्या है, तो पृथ्वी एकमात्र जिस पर अभी जीवन संभव है, ये आप लोगों को मालूम है। पृथ्वी एकमात्र है जिस पर जीवन संभव है। नई जो एआई पद्धति है ये क्या आपकी मल्टी स्टेज मैट्रिक बाइनरी, इस जो आपका नई पद्धति जो है ये बेस पर रहेगी। नई जो एआई आधारित है, एआई आधारित जो पद्धति है उसका क्या है, देखिए भाई इसका जो आंसर रहेगा आपका वो है मल्टी स्टेज मैट्रिक बाइनरी ट्री एनोमली आइडेंटिफायर। इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे भाई, ये हो जाएगी आपकी MSMBTAI। ये इसका इस पद्धति को नाम दिया गया है जो आपकी एआई बेस्ड आधारित है, और इसकी ग्रहों को खोज करने में इस पद्धति का यूज किया जाएगा। ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने बात कही है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर फिर बार बार एक बात आप लोगों को बोलता हूँ, देखिए जितना हमसे संभव हो रहा है उज्ज्वल परिवार आपकी मदद कर रहा है, आप भी उज्ज्वल परिवार की मदद करें। और मदद सिर्फ इतनी है कि क्लास जो आपको अच्छी लगती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्लास को, बट जो क्लास आपको अच्छी लगती है उसको एक बार जरूर शेयर करें, क्योंकि लोग यहाँ पर क्या करते हैं, शिक्षा का आकलन कर लेते हैं कि इतने लोगों ने देखा। और हो सकता है, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, मैंने तो मेहनत करनी है, उज्ज्वल परिवार तो मेहनत कर ही रहा है अभी, ठीक है। वो मेहनत शायद आप लोगों के काम आ जाए, आपको नहीं, आपके किसी भाई बहन को काम आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन अगर कोई रहता तो डायरेक्ट फोन नंबर भी है आपके पास, व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। और भाई वैसे भी ऑफलाइन भी कुछ स्टूडेंट आते हैं तो मिल सकते हैं, कैसे भी करके आप मेरे पास क्वेश्चन पहुंचाएंगे। आप सोशल मीडिया जैसे हम यूट्यूब के ऊपर गए हैं तो उस क्लास में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हो सकता है मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।